नमस्कार। केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। अब तक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। जब तक कि आप उस पार्ट का रिवीजन कर लेते हो, उसकी लमसम मेरे ख्याल से 15 या 16 क्लासेज हुई हैं। जब तक आप वो एक बार रिवाइज कर लो, तब तक उस बीच अपन पढ़ लेते हैं कि बहुत ही रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, एक्चुअली तो क्या है, ये 11th में भी है, कुछ भाग इसका 11th में है और कुछ भाग 12th में है। लेकिन अपन इसको 11th से भी उठाएंगे, 12th से भी उठाएंगे और आगे तक अपने आईआईटी जेई लेवल तक लेकर के जाने वाले हैं। तो अपन पढ़ने वाले आज बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कक्षा 12 से ही अपन शुरू करेंगे, लेकिन नीचे का भी मैं बताता चला जाऊंगा। 11th का भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है उसमें ये, जैसा जीओसी में आप मेरे साथ बने रहे थे, ठीक वैसा का वैसा जब तक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी वैसा ही एक प्रकार से सब्जेक्ट है कि भाई जब तक आप इसका बेसिक क्लियर नहीं करोगे, आगे की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले अपने को इसका बेसिक समझना पड़ेगा। तो आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, लेक्चर 1 जिसे अपन लेक्चर फर्स्ट कह रहे हैं, वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे अपन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी आएंगी उनको अपन समझेंगे। और इसके बाद की जो भी जितना भी वक्त बचेगा अपना, उसके हिसाब से आगे इसको इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन रहेगा, आप इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तक चल रही है तो आप शुरुआत से देखें, नंबर 1 लेक्चर से शुरू करें इसे। और यदि बिल्कुल आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो लीजिए शुरू करते हैं। यदि आपको समस्याएं आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए आप जरूर। और इसके कुछ समय बाद ही, जैसे अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो जाने वाली है, तो अपनी लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी। लेकिन तब तक अपन पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, यह जैसा इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। 1-2 लेक्चर बहुत ही धीमे धीमे चलेंगे ताकि आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से फिट हो जाए आपके दिमाग में। जैसे ही आपकी टर्मिनोलॉजी फिट हो जाएगी, अपन इस चैप्टर को फ्लो दे देंगे, बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत में अपन इसको बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। आप कहीं ऐसा ना सोचें सर बोर कर रहे हैं, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टर्मिनोलॉजी एकदम बिल्कुल फिट बैठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद देखें आप इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहां पर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रो से है इलेक्ट्रिकल, और केमिस्ट्री टर्म यूज हुआ है केमिकल के लिए, ठीक है। यानी यहां पर ये 2 नाम है। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी बिटवीन इंटरकन्वर्जन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच अंतर परिवर्तन की व्याख्या करती है या इससे संबंधित है, या अपन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अपन विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनका प्रत्येक अपन इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। इनको यहीं पर इस पाठ का सार मैं आपको यही निकाल के दे दूंगा। इन 2 शब्दों में आपको पाठ का सार निकाल के देने वाला हूं। तो इन दोनों को मैं विशेष रूप से अलग से रख लेता हूं और खुला खुला करके इसी को यहीं से मैं इस पाठ को आगे बढ़ाता हूं। तो लीजिए ये रही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये रहा केमिकल एनर्जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर इंटरचेंज किसका है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का इंटरचेंज है थ्रू द रिएक्शन ऑफ रेडॉक्स। यानी ये जो ऊर्जाएं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होंगी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी अथवा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, उनका ये जो अंतर परिवर्तन है, यह परिवर्तन जिन अभिक्रियाओं से होने वाला है वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स। तो अपने को सभी को पढ़ना है, रेडॉक्स को भी आज व्याख्या करेंगे अपन।
इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को भी अपन समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है भाई? तो फ्लो ऑफ चार्ज, सीधा सीधा। अब यहां पर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, ध्यान रहे, मैंने बोला यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज। मेरे हर शब्द का कुछ ना कुछ कीमती अर्थ निकलने वाला है यहां पर। अब तक अपन ने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं भाई? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कक्षा 10 की अपनी परिभाषा यही है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश यहां पर, अब अपन इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, ठीक है, और भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है। साथ ही साथ आज ही अपन ये देखने वाले हैं कि भाई न केवल इलेक्ट्रॉन विद्युत का चालन करता है, अपितु चार्ज भी विद्युत का चालन करते हैं। यानी धनावेश और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का अपने विपरीत आवेशों की तरफ गमन। इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश का जो स्थानांतरण है, आवेश का बहना ही क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत एनर्जी क्या होगी? केमिकल एनर्जी क्या होती है साहब? केमिकल एनर्जी क्या है? यह है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है। उस जब बंध बन रहे हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, पुराने टूटते हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन है, वह एनर्जी कहला रही है केमिकल एनर्जी। क्लियर है बात? जैसे अपन बात करें कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो CH बॉन्ड बना, ठीक है, CH बॉन्ड बना तो सम व्हाट एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ ना कुछ ऊर्जा फ्री हुई, मुक्त हुई। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। तो यहां पर किसी बॉन्ड के टूटने या बनने में जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है उसे अपन डिनोट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के रूप में। क्लियर है बात? अब यहां पर ये दो एनर्जियों के तो रूप हो गए अपने। अब लेते हैं भाई रेडॉक्स रिएक्शन की अपन बाद में बात करेंगे। अब यहां लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह यदि केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाए तो ऐसे सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यदि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो तो इन्हें कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए इसमें बड़ा लोचा है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल नाम में, समझाने वाला हूं आगे, ध्यान रखिएगा। इन्हें अपन गैल्वेनी सेल भी कहते हैं या वोल्टेक सेल भी कहते हैं। ये लीजिए, तो इस नाम को तो अभी आप रहने दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तो अभी आप ध्यान रखिए गैल्वेनी या वोल्टेक या डैनियल सेल, इस नाम से आप इसको याद रखिएगा। क्लियर है बात? यहां ध्यान दो, बिल्कुल मैं इसमें पूरे पाठ का निचोड़ ला के देने वाला हूं, यानी आप समझ जाओगे कि अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। सीधी सीधी बात आपके सामने रखने वाला हूं मैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यदि चेंज करने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही हो, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही हो, तो ऐसे सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघट्य सेल। क्लियर है बात? और ये जो प्रोसेस है यहां देखिए, ये लीजिए साहब, ठीक है, दो ग्रेफाइट की छड़ें लगा दी मैंने, ये ग्रेफाइट है, दो ग्रेफाइट की छड़ें, और यहां मैंने कोई बैटरी लगा दी, पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां H2O जल लगा भर दिया, और इस जल में विद्युत का फ्लो करवा रहे हैं अपन। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को दी, देंगे तो फिर क्या होगा? यहां पर देंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहां पर। ठीक है भाई, एक जो इलेक्ट्रोड की अपन चर्चा करेंगे आगे, किस पे क्या रहना है। अभी यहां पर जब H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो जो जल विद्युत अपघटय होगा, उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी जल के अपघटन से। तो यहां इलेक्ट्रोडों पर क्या होगी? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसका मतलब जो एनर्जी आपने दी थी वह एनर्जी किस में चेंज होगी? केमिकल में। क्लियर है बात? केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है। तो यहां पर ये वाला जो सेल है ये कैसा सेल कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर है? अब यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज लाने वाला हूं मैं लाने वाला हूं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः और असतः। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से, यही पाठ का सार निकालेंगे अपन।
स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? यदि कोई प्रक्रम बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के स्वतः ही हो जाता है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप ही हो जाए, आपको करवाना ना पड़े, तो वह प्रोसेस कहलाती है स्पॉन्टेनियस, स्वतः। क्लियर है? और स्वतः यदि प्रोसेस होती है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान होता है नेगेटिव। 11th क्लास में पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी, उसका मान होता है नेगेटिव में। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है अभी आपके आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि भाई यूजफुल वर्क डन इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जो उपयोगी कार्य है उसे ही मैंने किसका नाम दिया है? गिब्स मुक्त ऊर्जा का नाम दिया है। और यह है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा? जब प्रक्रम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा अपने आप, आपको कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि प्रक्रम नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और प्रक्रम कैसा बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो भाई, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने क्या किया? जल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले। यदि अपन बैटरी नहीं लगाएंगे तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसका मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहां पर डेल्टा जी का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव। प्रक्रम कैसा रहने वाला है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा होता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यदि चेंज किया जाए तो कौन सा प्रक्रम होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा होता है, अपने आप नहीं होगा। करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, और देंगे तभी होगा। तो ये प्रक्रम तो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गई बात? अब नॉन स्पॉन्टेनियस, अब दूसरी चीज लेते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। गिब्स को लेते हैं आगे, लेकिन इस बीच अभी ये ले लेते हैं। आउटलाइन बता रहा हूं पूरे चैप्टर की, उसके बाद कंप्लीट पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1, एक एक को बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। इसका भी आपने पढ़ा होगा। एक छोटा सा खाका मैं आपके सामने खींच देता हूं, 11th क्लास में है ये। डैनियल सेल आपने पढ़ा था भाई, जिंक की छड़ है, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी तो केवल आपके लिए मैं केवल समझाने के लिहाज से थोड़ा सा अपन बेसिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, और बेसिक बहुत जरूरी है। यहां पर ये Zn इलेक्ट्रोड है और ये ZnSO4 है, ये कॉपर और ये CuSO4। ठीक है? यहां पर आपने कुछ भी अलग से प्रोसेस नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया? जिंक को उसी के सोल्ट में, ध्यान दें, जब भी अपन ये वाले सेल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो गैल्वनी या वोल्टेज सेल बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? जिस धातु की छड़ है उसी धातु के सॉल्ट में डुबोई जाती है। जैसे कॉपर के लिए अपन ने, जिंक के लिए तो जिंक सल्फेट में, कॉपर के लिए है तो कॉपर सल्फेट में, सिल्वर की Ag की ले तो किस में डुबोगे? AgNO3 में। मतलब उसी के सोल्ट में डुबोना है, दूसरे में क्यों नहीं डुबोना मैं ही बताऊंगा आपको। निश्चिंत रहो, बने रहो आप मेरे साथ। अभी तो आप केवल मैं जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको समझा रहा हूं उसकी तरफ चलिए आप। यहां देखिए, जब ये बैटरी नहीं, यहां पर ये कोई बैटरी नहीं है, यहां बल्ब है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब यहां पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, अपने आप ही आ जाता है। समझाऊंगा। यहां आपको कुछ भी अलग से करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही आप कनेक्शन करोगे, सोल्ट ब्रिज लगाओगे, तो सोल्ट ब्रिज लगाते ही ये कंटिन्यू हो जाएगा। यदि सोल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो कुछ क्षण के लिए जाएगी विद्युत धारा, तो कुछ समय के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे। यानी ये एनोड है, ये कैथोड, ये सारी व्याख्या रहेगी अपनी आगे। मेरा यहां समझाने का मतलब ये कि जो डैनियल या वोल्टेज सेल अपन पढ़ रहे हैं उसमें जिंक ZnSO4 में है, कॉपर CuSO4 में डूबा हुआ है। अपन ने कुछ भी अलग से काम नहीं किया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। कोई बैटरी लगाई है क्या? नहीं लगाई अपन ने। जैसे ही अपन ने वायर जोड़ा, बल्ब जला। इसका मतलब प्रक्रम क्या है? स्पॉन्टेनियस, स्वतः है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करवाना पड़ा। क्यों जला, कैसे जला, मैं ही बताऊंगा, निश्चिंत रहो। अभी आपने को इसके बारे में सोचना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यहां आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है, नहीं लगाई है, इसका मतलब प्रक्रम क्या है? अपने आप ही हो रहा है। और जो भी प्रक्रम अपने आप हो रहा है वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया अपने को, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आएगा अपना आगे।
अभी अपन देखते हैं कि तो यहां पर देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो तो प्रक्रम कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। क्लियर है। यदि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो प्रक्रम होता है स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी का मान होता है नेगेटिव में। क्लियर है बात। यहां तक मेरे ख्याल से किसी की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और कहानी खत्म करते हैं अब अपन इनकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक वोल्टेज सेल। ये कहानी क्या है, बहुत बार कंफ्यूज होता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वोल्टेज सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो आज यही निचोड़ निकाल लेते हैं अपन, और साथ ही साथ अपन देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का चलिए एक लंबा टॉपिक रहेगा, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो अब देखिएगा, बेसिकली जब अपन ओल्ड पैटर्न की बात करते हैं, ओल्ड पैटर्न की जब अपन बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तीन प्रकार के होते हैं। पहला सेल है जिसे अपन गैल्वेनी सेल कह रहे हैं या वोल्टियर, ठीक है, इसे डेनियल भी कहा जाता है आजकल, गैल्वेनिक वोल्टियर या डेनियल सेल। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, सारा कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं, ध्यान दीजिए आप। और तीसरा इनर्ट। तीन प्रकार के सेल हो गए जिसे अपन रिवर्सिबल भी कहते हैं। तो इनर्ट की बजाय बेस्ट रहेगा यहां पर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तीन प्रकार के हो गए। एक्चुअल में ये तो कोई सेल ही नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन बाद में काट देंगे। कैसे काट देंगे देखते हैं अभी अपन। पहले अपन देख लेते हैं इनको। देखिए भाई यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, एक गैल्वेनी या वोल्टियर सेल, दूसरा रिवर्सिबल और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है कि भाई इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, ये केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल क्या करेंगे, अभी पढ़ा अपन ने, केमिकल को किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल करेंगे भाई रासायनिक जो पदार्थ है उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गए। अब इन दोनों की अपन बात करें तो ये तो एक अलग ही ब्रांच होगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक उल्टा कर रहा है दूसरा उसके विपरीत कर रहा है। आजकल क्या हो रहा है, नाउअडेज, ध्यान दें, गैल्वेनी या वोल्टियर सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जा रहा है। इसका मतलब नाउअडेज electrochemistry have only two types of cells. One is electrochemical cell and second one is electrolytic cell. Electrochemical cell is also known as galvanic और voltic cell. क्लियर हो रही है बात। यानी पहले जब शुरुआत की अपन बात करें, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही ये दोनों आते हैं, गैल्वेनिक, वोल्टियर और इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों सेल इसी के भाग हैं। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो अलग अलग ब्रांच ही बना दिया, हालांकि इसका भाग है लेकिन आजकल इसको अलग पढ़ा जा रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहा जा रहा है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल को ही कहा जा रहा है। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दो नाम आ गए आपके पास, एक तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल बोलूं तो भी वही बात है, गैल्वेनी बोलूं तो भी वही बात है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो अपन देखना है यहां पर कि भाई दो प्रकार के हो गए ये। अब फटाफट जो मैंने आपको बताया है वो एक बार समराइज कर लीजिए। यहां पर गैल्वेनिक या वोल्टियर सेल के लिए केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, बोल दिए
प्रक्रम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, स्वतः होगा, अपने आप होगा ना, अपने को बाहर से एनर्जी दे ही नहीं रहे अपन, तो डेल्टा जी का मान क्या रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर सप्लाई करेगा, विद्युत उत्पादन करेगा ना, ये यही रहा अपना। इसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, अंतर बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करेगा? ये कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा, और यहां पर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों में फर्क हो गया, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यहां प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों हो गए। लीजिए आप आइए इसके ऊपर, रिवर्सिबल बेसिकली क्या है? अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की श्रेणी में ही नहीं है, एक प्रकार से ना के बराबर मानिए। जब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल को इलेक्ट्रोलाइटिक में चेंज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में ये जो वोल्टिक या गैल्वेनी सेल है, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल वोल्ट लगाते हैं या बाह्य जो वोल्ट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो यहां पर एक बीच में एक स्थिति आती है रिवर्सिबल वाली। भाई जब चार्जिंग वाली स्थिति होती है ना, अपन बात करेंगे इस चीज की भी कि भाई ये रिवर्सिबल वाली कंडीशन आ गई, यानी यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो कुल जो रिएक्शन है, नो नेट रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो इस स्थिति को अपन कह रहे हैं रिवर्सिबल। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब अपने पास बचे ये दो, तो दो नाम अपन पढ़ने वाले हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट लेते हैं अब अपन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, हर टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा मैं आपको, इसलिए आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लास हैं उनमें यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, इसलिए आपको इनसे रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो ये रही पहली चीज। अब लेते हैं अपन अगली, इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, रिडॉक्स हो गया। रिडॉक्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा यहां विराम देता हूं। इसको पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे। अभी अपने को देखना है कि भाई इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ठीक है, आयन क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहली चीज बोलिए भाई, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रोड होते हैं ये, क्या ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं? ऑप्शन है आपके लिए, क्या ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हां या नहीं? तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड होते हैं, ये केवल और केवल जो रिडॉक्स रिएक्शन होंगी उन रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सरफेस उपलब्ध करवाते हैं। केवल और केवल क्या करवाते हैं? सरफेस उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर है? यानी सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, केवल ये, बाकी कहीं नहीं है। अब मैंने क्या कहा भाई, रिडॉक्स की बात है, 11th में पढ़ा है अपन ने, और 11th में क्यों, 10th में भी पढ़ रखा है इस चीज को। तो रिडॉक्स क्या है? दो रिएक्शन है, उनको मिक्सअप करके बनाया है अपन ने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, इनको तो पूरा पढ़ना है, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, लेंदी है, इसको बाद में अपन पढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये केवल और केवल क्या करवाते हैं? सरफेस उपलब्ध करवाते हैं। किसके लिए? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो, किसके द्वारा चेंज होगी? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। वो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? रिडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी। तो रिडॉक्स को तो अपने को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहां होंगी, किसकी सतह पर होंगी? जिसकी सतह पर होंगी उसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात? अब यहां देखो, इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या नहीं? अब बताओ। तो नहीं लेता। क्या नहीं लेता? बिल्कुल, ये ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। इस आधार पर इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के, एक एक्टिव और दूसरा इनर्ट, एक सक्रिय और दूसरा अक्रिय या निष्क्रिय। तो एक्टिव क्या होगा? वो इलेक्ट्रोड जिसकी भाई सतह पर तो एक्टिव के भी होगा, इनर्ट के भी होगा। सतह के ऊपर तो अभिक्रिया होंगी, कौन सी? रिडॉक्स अभिक्रिया होंगी। एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे के ऊपर रिडक्शन होगा। दो इलेक्ट्रोड होंगे ना, तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पर रिडक्शन होगा। क्लियर सी बात है ये, ठीक है।
लेकिन क्या वो इलेक्ट्रोड उस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? यदि इलेक्ट्रोड स्वयं उस अभिक्रिया में भाग ले तो उसे अपन कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यदि स्वयं भाग ना ले तो उसे अपन कहते हैं इनर्ट। एक्टिव इलेक्ट्रोड के आप मैक्सिमम एग्जांपल इसी के पढ़ते हो। जिंक का बहुत बार पढ़ा है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिंक की सतह पर ही हो रहा था और जिंक खुद ही भाग ले रहा है, तो जिसकी सतह पर तो होना ही होना है, सतह पे हुए बगैर तो वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा ही नहीं। तो सतह पे हो रहा है और यह स्वयं भाग ले रहा है ऑक्सीकरण या अपचयन में। यदि स्वयं भाग ले तो ऐसा इलेक्ट्रोड कहलाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्लियर होगी। दूसरा, आप इनर्ट में आप देखते हो मोस्टली प्लेटिनम मिलता है आपको। प्लेटिनम जो इनर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्वयं भाग नहीं लेता बल्कि इसकी सतह के ऊपर रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें आपको मिलेगा जितने भी गैस इलेक्ट्रोड आपको मिलेंगे, वहां पर क्या है, वहां रिएक्शन कौन कर रहा है, गैस, और सतह कौन उपलब्ध करवा रहा है, प्लेटिनम। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रोड क्या हो गए भाई, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोड हो गए वो जो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन के लिए सतह उपलब्ध करवाते हैं, वो हो गए इलेक्ट्रोड। तो यहां अपन देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड केवल सतह उपलब्ध करवा रहा है। हो सकता है वह अभिक्रिया में भाग ले भी अथवा नहीं भी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर अभिक्रिया में भाग लेगा उसे एक्टिव कहेंगे, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा, नहीं भाग लेगा वो इनर्ट कहलाएगा और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं होने वाला। ये रहा अपना इलेक्ट्रोड। अब अपन बात करते हैं आयन की। तो आयन क्या होता है, चार्ज्ड स्पीशीज जो भी हैं वो क्या कहलाती हैं, आयन कहलाती हैं। आवेशित जो भी कण है, आवेशित चार्ज्ड जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। क्लियर होगी बात। ये आयन की कहानी रही। अब अपन लेते हैं एक नाम आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल आप नोट करते जाइएगा, हर चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना शॉर्ट नोट एक डाल लीजिएगा कि भाई उससे अपने को पता चलता जाए कि भाई ये होता क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि भाई वह सॉल्यूशन जिसमें आयन मौजूद हो, ठीक है, या जो आयनित हो सकता हो, वह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को तो अपने को काफी पढ़ना है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट फिर दो प्रकार का हो जाएगा, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। अभी अपने लिए ये ध्यान रखिए कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि आयनिक जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन मौजूद हो। क्लियर है बात। विद्युत अपघट्य यानी जो विद्युत के द्वारा अपघटित हो सकता हो। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत के द्वारा तोड़ा जा सकता हो, तोड़ेगा किसमें, आयनों में, ठीक है। तो ऐसा विलयन हो गया जिसमें आयन मौजूद हो, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे लेते हैं अपन इसको। लीजिए अब अपना बचा है यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और बच गई, यहां पर रिडॉक्स, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बिना इलेक्ट्रो का जीवन अधूरा रे साथी, अधूरा। तो रेडॉक्स अपन पढ़ने वाले हैं। रेडॉक्स यह दो अर्ध अभिक्रियाओं के संयोग से बनी अभिक्रिया है जिसमें दो अर्ध अभिक्रिया हैं, एक पे होता है रिडक्शन और दूसरी पे होता है ऑक्सीडेशन। एक पे रिडक्शन और दूसरी के ऊपर ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो दो अर्ध अभिक्रियाओं को जब अपन ने जोड़ दिया तो ये बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। 10th क्लास में अपन पढ़ना शुरू करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। एक बहुत अच्छा अध्याय, मैं आपको ऐसा ट्रिक और ऐसा सीधा सीधा कंसेप्ट बताने वाला हूं। आप जैसे ही किसी अभिक्रिया को देखोगे तो देखकर जो रिएक्टेंट है वो खुद बोलेंगे कि मैं क्रियाकारक हूं, मैं क्या हूं, मैं ऑक्सीडेंट हूं, मैं रिडक्टेंट हूं, ये खुद बताएंगे वो। इसलिए टेंशन की बात नहीं है। रिडॉक्स जितना आसान कुछ नहीं है, केवल अपने को थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना पड़ेगा इसके लिए। तो रिडॉक्स को अपन देखते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन आज देख लेते हैं और उसके बाद कल का जो चैप्टर, कल का जो आने वाला है अपना पूरा का पूरा लेक्चर, वो सारा का सारा इसी के ऊपर आने वाला है और ऑक्सीडेशन नंबर पे आने वाला है।
और परसों अपनी शुरू हो जाएगी ये कंप्लीट जो भी रिएक्शन है। हो सकता है कल भी शुरू हो जाए अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहां पर अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, ये कंसेप्ट अपने चल रहा है रिडॉक्स। रिडॉक्स में देखिएगा मैं यहां दो पार्टीशन कर लेता हूं, एक तरफ लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिख देता हूं मैं रिडक्शन। बिल्कुल इनके बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए इन्हें विशेष ध्यान से पढ़ लो। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन सिंपली अपनी 10th की कहानी बात करें कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। तो यहां पर इसका उल्टा ले लो, रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हटना कहलाया रिडक्शन। पहला पॉइंट, जैसे साहब मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, क्या बनाए? MgO बना लिया साहब। तो मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर होगी बात? इसका मैं उल्टा कर दूं, MgO रिड्यूस हो जाए, MgO और O2 में तो क्या बन जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट लो, नंबर 2। इनमें ज्यादा विशेष दिमाग नहीं खपाना क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। मैं केवल ये बेसिक फंडा बता रहा हूं, अपने जो काम में आना है वो मैं बताऊंगा, वहीं पर ही पिंच करना अपने को। यहां पर तो अभी केवल आप समझिए कि रिडॉक्स है क्या। दूसरा, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया? रिडक्शन। ठीक है बात? यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हैं, एल्कीन एल्काइन है, रिडक्शन करवाते हैं इनका। रिडक्शन अपचयन पढ़ा ही अपन ने। तो PD PT Ni या यूं कर दें अपन, निकल पड़ी प्लेटिना, प्लेटिना पे बैठ के निकल पड़ो अपचयन करवाने के लिए। तो यहां पर इनकी प्रेजेंस में, इनमें से कोई भी आप ले लीजिए एक बार, कोई भी उत्प्रेरक ले लिया अपन ने, इसकी उपस्थिति में ऐड करवा दिया, तो क्या बन गया साहब? एथेन बन गया। तो ये क्या बन गया? यहां पर इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्लियर है बात? तीसरी चीज और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अभी देखो, यदि इनमें अपन ले नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात, तो ऑक्सीजन को बेसिकली नेगेटिवली चार्ज माना जाता है, हाइड्रोजन को बेसिकली पॉजिटिवली। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या नेगेटिव प्रजाति का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, या पॉजिटिव प्रजाति का जुड़ना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये कोई महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं है। अपने लिए जो बहुत महत्वपूर्ण आ रही है वो है अब ये, इसके बिना अपना काम चलेगा नहीं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आया, और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में डाल दूंगा। तो लेते हैं अपन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, तो यहां देखिएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना क्या कहला रहा है? ऑक्सीकरण कहला रहा है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाया? अपचयन कहलाया। क्लियर है बात? अब यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, यानी ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अंक का घटना कहलाता है रिडक्शन। क्लियर है बात? इनकी विशेष चर्चा रहेगी अपनी लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 तक आप यहां शुरुआत से लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा। लेक्चर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ, पढ़ते रहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक की कल मिलते हैं अपन फिर से एक बार। तब तक के लिए नमस्कार।